नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए करंट अफेयर की न्यू बुक आ चुकी है, जो कि आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। इसमें जो है आपका परीक्षा रिफ्रेशर का जो है पॉइंट टू पॉइंट स्टडी दिया गया है। आज के पार्ट में हम लोग इसके राष्ट्रीय परिदृश्य कवर करेंगे, यानी नेशनल से जो भी क्वेश्चन आए हैं इसे कवर करेंगे। उम्मीद है आपको इस सीरीज पसंद आएगी। इससे पहले 2-3 पार्ट हो चुके हैं, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। पहला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन कहाँ पर किया गया? सही जवाब है, इसका आयोजन जो है गुजरात में हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं सौराष्ट्र तमिल संगमम के बारे में। पेन को थोड़ा पतला करते हैं ताकि आपके हेडलाइन करने में अच्छी रहे। ये आपका 17 से 26 अप्रैल 2023 को हुआ। कहाँ पर? गुजरात में, सोमनाथ, द्वारका एवं स्टैचू ऑफ यूनिटी। महत्वपूर्ण बिंदु है, यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देगा। कई सदी पूर्व बड़ी संख्या में लोग सौराष्ट्र क्षेत्र से तमिलनाडु चले गए थे। इसे देखते हुए सौराष्ट्र तमिलनाडु संगमम में सौराष्ट्र के तमिलों को अपनी जड़ों के साथ फिर जोड़ने का एक अवसर प्रदान किया है। इस संगमम में लगभग 3000 से अधिक सौराष्ट्र के तमिल एक विशेष ट्रेन से सोमनाथ आए। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में संगठन के समृद्ध किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? देखिएगा क्या है, संगठन से समृद्ध यानी किसी ग्रामीण महिला को पीछे न छोड़ना शुरू किया गया है। आपका ऑप्शन बी, ये आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, इसका व्याख्या देखना कोई जरूरी नहीं है ज़्यादा। अगले पेज पर आते हैं। देखिए डिस्क्राइब व्याख्या का हम उसी का करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा, नहीं तो ज़्यादातर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ पर किया? ध्यान रखिएगा, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ जो है आपका, ये आपका किबिथु अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किबिथु, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। देखते हैं शुभारंभकर्ता कौन है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। कहाँ पर हुआ? किबिथु अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव में। इसकी अवधि क्या रही है? 2022 से 2023 से जो है 2025-26 तक। योजना परिव्यय कितना है? इसमें 4800 करोड़ रुपए जो है योजना में लागत है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जो है सीमावर्ती गांव में मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना, रोजगार की व्यवस्था के लिए वहां पलायन को रोकना और सीमावर्ती गांव में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना। प्रमुख बिंदु देखते हैं। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों से 46 ब्लॉकों में 2667 गांवों पर व्यापक विकास किया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में 11 जिले के 28 ब्लॉक से 4151 गांवों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आम आदमी पार्टी को यह दर्जा प्रदान दिया है। किसे? आम आदमी पार्टी को। दर्जा कब प्रदान किया गया? कब दर्जा दिया गया? 10 अप्रैल 2023 को। और जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। इस समय राष्ट्रीय दल का कौन कौन सी पार्टी जो है दर्जा प्राप्त की है? पहले नंबर पर आईएनसी है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है और नेशनल पीपुल्स पार्टी आम आदमी पार्टी। ठीक है, अगले पेज को देखते हैं। इतने सारे जो है दल है जो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। भारत निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी AITMC, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया। देखिए निर्वाचन आयोग दर्जा देता भी है और वापस भी ले सकता है, तो इन पार्टियों से जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। मापदंड क्या रखे जाते हैं इसमें? यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में
4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है। यानी 4 राज्यों में जितने वोट पड़े उसका 6% अगर प्राप्त कर लेता है, इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्य से लोकसभा में 4 सीटें भी प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। इसके साथ ही या तो दिया गया है यदि कोई दल लोकसभा में 2% सीटों पर विजय प्राप्त करता है तथा ये सीटें उसे कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त हुई तो भी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। और तीसरा देखें तो यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो भी उसे जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया? तो ये मिला है आपके कर्नाटक राज्य को। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य को। अब देखते हैं राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है इसके बारे में यहाँ से डिटेल दिया गया है, कोई विशेष नहीं है तो इसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले पेज पर आएंगे। क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में देखें तो इस रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय राज्यों को न्याय तक उनकी पहुंच की क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। यह जारी है रिपोर्ट कब? 4 अप्रैल 2023 को। कौन जारी करता है? टाटा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। नेशनल फॉर सोशल जस्टिस कॉमन काज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनोवेशन के सहयोग से यह जारी किया जाता है। यह इसका तीसरा संस्करण था। आगे देखते हैं। प्रथम संस्करण की बात करें तो पहली बार जो है 2019 को जारी किया गया। संकेतकों की संख्या जो है इसमें जो 102 मानक रखे जाते हैं। रिपोर्ट में राज्यों की श्रेणियां, पहला जो है बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य कुल 18 राज्य हैं और छोटे आकार में कुल 7 राज्य हैं। देखते हैं बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त कौन किया? कर्नाटक प्राप्त किया, जिसे 6.38 अंक मिले हैं। बड़े राज्यों में अंतिम स्थान, देखिए अंतिम स्थान कौन प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश प्राप्त किया। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जिसे 3.78 अंक मिले हैं। बड़े राज्यों में 3 शीर्ष राज्य कौन कौन है? पहले नंबर पे कर्नाटक है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना। और अंतिम की बात करें तो जो है अंतिम 3 राज्य बिहार 16वें पे है, 17 पे पश्चिम बंगाल, 18 नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश आता है, यानी सबसे अंतिम में। ये छोटे राज्यों की बात करें तो शीर्ष स्थान पर आपका सिक्किम रहा है, जिसे 5 अंक प्राप्त हुए हैं। और छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पर गोवा रहा है, जिसे 3.42 अंक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में जारी नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणामों में सबसे अधिक सीटें किस दल ने प्राप्त की? तो सबसे अधिक सीटें जो है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने सबसे अधिक सीटें प्राप्त की। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नागालैंड चुनाव की बात कर लेते हैं। कुल सीटों की संख्या हो जाती है आपकी कुल 60 सीटें हैं, ठीक है, कुल 60 सीटें हैं। अगले पेज पर देखेंगे। अब देखिए कौन कौन सी सीटें कितना कितना सीटें जीते। सबसे ऊपर आ जाता है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसने 25 सीटें जीत की। उसके दूसरे नंबर पर बीजेपी है जो कि 12 सीटें जीत की और 18.81 वोट पाई प्रतिशत, और जो है इसने पाया 32.32%। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नागालैंड विधानसभा कुल 60 सीटों में से 59 सीटों पर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, यानी 60 में से कुल 59 सीटें जिस पे अनुसूचित लड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी अकुलोटो विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध निर्वाचित हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपीपी की हेकाने जखालू नागालैंड की पहली विधायक के रूप में निर्वाचित हुई, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 मार्च 2023 को एनडीडीपी के नेता नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किए। नेफ्यू रियो आपके नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन है, मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए।
इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को मिली? तो सबसे ज़्यादा सीटें आपको नेशनल पीपुल्स पार्टी को मिली। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी। मेघालय चुनाव के बारे में भी देखते हैं। कुल यहाँ 60 सीटों पर चुनाव होता है, कुल 60 सीटों पर चुनाव होता है। अब कौन सी पार्टी कितना वोट पाई? नेशनल पीपुल्स पार्टी कुल 26 सीटें जीती और इसे जो है 31.49% वोट मिला। उसके बाद दूसरे नंबर पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसे 11 सीटें मिली और 16.21 परसेंट वोट मिला। तीसरे नंबर पर आपकी कांग्रेस है, जिसे 5 सीटें मिली और 13.14% वोट मिला। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं इस चुनाव में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी ने सबसे अधिक 26 सीटें प्राप्त की और 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री की पद ली। तो यहाँ से इसके मुख्यमंत्री का नाम भी पता हो जाता है, तो हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें जो है आपका जॉर्जिया मेलोनी इसके मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, जॉर्जिया मेलोनी। रायसीना डायलॉग से यहाँ से इसका जो है देखते हैं इंपॉर्टेंट, इसका 8वां संस्करण था और प्रथम संस्करण 2016 में हुआ था। इसका थीम क्या थी? इसका थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टिनिटी, टर्बुलेंस, यानी लाइट हाउस इन द टेम्पलेस्ट। मुख्य अतिथि कौन है? इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यहाँ के मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटें प्राप्त की? तो त्रिपुरा में जो है बीजेपी को कुल 32 सीटें मिली। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, कुल कितने? 32 सीटें मिली। कुल 60 सीटों पर चुनाव हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट 3 आपको पता है, देखेंगे। पहले नंबर पर बीजेपी रही, जिसे 32 सीटें मिली और 38.97% वोट मिला। दूसरे नंबर पर आपका टिपरा मोठा पार्टी रही, जिसे 13 सीटें मिली, परसेंटेज नहीं दिया है। तीसरे नंबर पर आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट रही, जिसे 11 सीटें मिली और 24.62% वोट मिला। पूर्ण बिंदु देखेंगे, त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों में से 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। मार्च 2023 में 8 मार्च को भाजपा नेता मणिक साहा ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मणिक साहा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा? सही जवाब है इसमें जो है आपके गृह मंत्री शामिल नहीं होंगे। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता है व्याख्या। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो ये जो है ये हो गया आपका हुबली धारवाड़ हो गया। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, क्या? हुबली धारवाड़। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। क्योंकि इससे पहले जो था आपका उत्तर प्रदेश का था जो है गोरखपुर का प्लेटफॉर्म, लेकिन अब कहाँ हो गया? हुबली हो गया है। इसका उद्घाटन 12 मार्च 2023 को किया गया। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उद्घाटन स्थल जो है हुबली धारवाड़ कर्नाटक में है। स्टेशन प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका नाम है आपका सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन। इसे भी आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि यही पूछा जाएगा। इसकी लंबाई देखा जाए तो 1507 मीटर इसकी लंबाई कुल है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी धारवाड़ को राष्ट्र को समर्पित किया। जनवरी 2023 में सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा मिला। इससे पूर्व क्या था? गोरखपुर जंक्शन था, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर थी। विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म यही था पहले। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया?
तो ये किया गया है आपका कोल्लम को। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, कोल्लम। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। देखते हैं भारत का पहला संविधान साक्षर जिला के बारे में। घोषणा हुई आपका 14 जनवरी 2023 को, और घोषणाकर्ता कौन है? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इसके जो है घोषणाकर्ता है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। कोल्लम ने यह उपलब्धि संविधान साक्षर अभियान द सिटीजन 2022 के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया है। द सिटीजन 2022 अभियान का उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया है आपका केरल को। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, केरल को घोषित किया गया है। आगे देखते हैं इसके बारे में। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य, इसका घोषणाकर्ता जो है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया है। केरल राज्य में सभी पात्र 3.76 करोड़ खेतों में काम से कम एक या उत्पादन डिजिटल रूप से उपलब्ध है। केरल राज्य का यह उपलब्धि भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार गहन योजना के तहत हासिल की गई है। अगले पेज पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक यानी पीजीआई का दर्जा प्राप्त दिया है? सही जवाब हो जाएगा, यह है आपका कांगड़ा चाय। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, कौन सा? कांगड़ा चाय। भारतीय उत्पाद को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक यह दिया गया है आपको 22 मार्च 2023 को। कौन दिया है? यूरोपीय आयोग ने दिया है, और कांगड़ा चाय को दिया है। देखते हैं। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। ठीक है। कांगड़ा चाय को वर्ष 2005 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। यानी जीआई टैग अगर भारतीय की बात करें तो इसे 2005 में ही मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मार्च 2023 को कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये जो है आपका कुल 33 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। अब 33 उत्पाद कौन कौन से हैं इसे देखेंगे। जो है जीआई टैग कौन देता है? ये देता है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है जीआई टैग देता है। और देखते हैं कुल 33 दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाए, इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बनारस का पान है, रामनगर भेंटा का बैगन है, बनारस का लंगड़ा आम है, हाथरस का हींग है, आदम चीनी चावल है, सब उत्तर प्रदेश के हैं। अलीगढ़ का ताला है, प्रतापगढ़ का आंवला है, नगीना लकड़ी शिल्प है, बखीरा के पीतल के बर्तन है, जीआई टैग मिला है। बखीरा के पीतल देखिए हमारे बगल में ही बखीरा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पीतल के बर्तन मिलता है। बांदा का सजर पत्थर शिल्प है। ये सब। अब बिहार की अगर बात करें तो बिहार में मरचा चावल को जीआई टैग मिला है, बिहार के मरचा चावल को। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो रीवा का सुंदरजा आम को मिला है। लद्दाख में लद्दाख सिंगोस्क लकड़ी पर नक्काशी को मिला है जीआई टैग। छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक जगह चीज क्या है, नागरी दुबराज चावल को मिला है। तमिलनाडु को यहीं कई मिले हैं। कौन कौन मिला है? पनरप्पाई मुकुरु मिला है, कुम्बरू पन्नीन थराई यानी अंगूर को मिला है। तमिलनाडु को सब बात हो रही है। मार्तंडम शहद को मिला है, ऊटी वक्री को मिला है, मनामुदाई के मिट्टी के बर्तन को मिला है, और सलेम साबुदाना को जीआई टैग दिया गया है। ये सब तमिलनाडु से रिलेटेड है। लिस्ट काफ़ी लंबी है तो तमिलनाडु में और भी हैं। कौन कौन? ऑथुरु वेत्रिलई है तमिलनाडु को, माफ कीजिएगा, वत्तरु वेत्रिलई है तमिलनाडु की। माइलड़ी पत्थर की नक्काशी मिला है। सोलवंदन वेत्रिलई को मिला है। नेगामम सूती साड़ी सब तमिलनाडु से रिलेटेड है। और थेक्कल रतन शिल्प को तमिलनाडु में जीआई टैग मिला है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर पर, इसकी भी लिस्ट लंबी है। जम्मू कश्मीर में देखते हैं बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। बसोहली पश्मीना ऊनी उत्पाद को जीआई टैग मिला है। भद्रवाह राजमा को मिला है। राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग दिया है। और मुस्कबुद्दी चावल को जीआई टैग मिला है। देखिएगा ये सब जम्मू कश्मीर की लिस्ट है, यहाँ से देखिएगा ये सब लिस्ट जम्मू कश्मीर की है।
रामबदन, यहाँ देखते हैं उधमपुर कलादी है जीआई टैग में, रामबन अनारदाना है और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। अब यहाँ से जीआई टैग के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। देखते हैं भारत में जीआई टैग पंजीकरण का विनियम वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्गत प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो ये बना है आपका क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने का ऑप्शन डी, केरल राज्य है। केरल उच्च न्यायालय है जो क्षेत्रीय भाषा में आपका निर्णय देता है। यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बनते हैं, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है? तो ये बना है आपका ऑप्शन डी, विदिशा बना है। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा विदिशा। देखते हैं 5G तकनीकी लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला विदिशा के बारे में। कब ये मिला है? 13 जनवरी 2023 को। ठीक है, अब विदिशा आपका मध्य प्रदेश का एक जिला है। अगले पेज को देखते हैं। विदिशा में 5G तकनीकी लागू किया गया स्टार्टअप सी डॉट के सहयोग से। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिलों की संख्या 8 है, कुल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी 2023 को देश के 500 ब्लॉकों का विकास के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुभारंभ की। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। भारत में कुल 112 आकांक्षी जिले हैं। ठीक ना, कितने हैं? भारत में कुल 112 आकांक्षी जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 8 आकांक्षी जिले हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट बनता है बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रीवस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र, इतने जिले जो है उत्तर प्रदेश में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में कौन सा जिला अपने सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, वायनाड है। वायनाड आप लोग जानते हैं, चर्चा में रहा था। यहाँ से आपके राहुल गांधी जी चुनाव लड़े थे। सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कब मिला है? जो है उपलब्धि जनवरी 2023 में उपलब्धि करने वाला जिला वायनाड है, जो कि केरल का एक जिला है। प्रदान किए गए दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज प्रदान किए गए हैं? आधार कार्ड, राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा आदि जो है ये सब प्रदान किए गए। महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रदान किए दस्तावेजों को डिजिटल रूप में डिजी लॉकर में रखा जाएगा। वायनाड जिला में प्रशासन ने यह उपलब्धि अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन अभियान के तहत हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है कर्नाटक के हुबली में मनाया गया है। ऑप्शन ए सही है। युवा महोत्सव के बारे में जानते हैं, ये आपका हुबली में जिला धारवाड़ में मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है उद्घाटन किया। इसकी थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में थीम बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। 26वां संस्करण था। समापन सत्र का संबोधन कौन है? अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल मंत्री युवा मामले में, इन्होंने जो है समापन संबोधन दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो ये चुने गए हैं आपके मिस्र के जो है मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। देखते हैं, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है ना, 26 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। यह पहला अवसर है जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। निश्चित फैक्ट देखते हैं, वर्ष 2021-22 के गणतंत्र दिवस समारोह में
कोविड-19 महामारी के कारण किसी को भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था। यही वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस समारोह में ब्राजील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो मुख्य अतिथि थे। 2020 में जायरे बोल्सोनारो थे, 21-22 में कोई नहीं आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्ष 2022 में भारत और मिस्र ने अपने राजनयिक संबंधों को स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाया था। वर्ष 2022-23 में भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन मिस्र को विशिष्ट अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया। यानी G20 जो होने वाला है भारत में, इसमें जो है मुख्य अतिथि आपके मिस्र से ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया? सही जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी में। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। यात्रा का प्रारंभ कहां से हुआ? वाराणसी में हुआ। यात्रा की समाप्ति कहां होगी? बोगीबिल, डिब्रूगढ़, असम में इसकी समाप्ति होगी। कितने दिन? 15 दिन तक चलेगा, 1 मार्च 2023 तक। यात्रा के दौरान तय की जाने वाली दूरी 3200 किलोमीटर तक कुल चलेगा। क्षमता जो है 36 पर्यटक की क्षमता रहेगी। संबंधित तथ्य देखते हैं। 15 दिनों की यात्रा यह भारत के 5 राज्यों से, कौन कौन? बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से होकर जो है असम के डिब्रूगढ़ पहुंचा। यात्रा के दौरान यह क्रूज 50 से अधिक पर्यटन स्थलों पर रुका, जिसमें विश्व विरासत स्थल भी शामिल है। MV गंगा विलास में सभी लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट्स हैं। इसकी पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटकों शामिल थे। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री वाराणसी में टेस्ट सिटी का भी उद्घाटन किया। अगले पेज को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन जो है आपका इंदौर में हुआ। ऑप्शन आपका यहाँ से ये सही हो जाएगा, इंदौर में इसका आयोजन हुआ। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में देखते हैं। आयोजनकर्ता कौन है? विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया। कहाँ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसकी थीम थी आपका अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। इसकी थीम थी। मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद इरफान अली, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि यूआना के राष्ट्रपति हैं। ये आपके मुख्य अतिथि थे। सम्मानित अतिथि की अगर बात करें तो जेनेटा मैस्करेनहास, देखिएगा उच्चारण थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य हैं, ये इनको सम्मानित किया गया। विशेष सम्मानित अतिथि की अगर बात करें तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इसके जो है विशेष सम्मानित थे, जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। इन भागीदार की बात करें तो लगभग 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासी इसमें भाग लिए। संबंधित तथ्य देखते हैं। सम्मेलन के पहले दिन 8 जनवरी युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय था नवाचार प्रौद्योगिकी में प्रवासी युवाओं की भूमिका। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह उसका हो जाता है। अब यहाँ पर इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं जारी किया गया। इसे भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि कौन सा स्मारक जारी किया गया था, तो डाक टिकट सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी 2023 को 27 अप्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया। प्रवासी भारतीय के रूप में विशेष देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फैक्ट बनते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में देखें तो यह 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी उपलक्ष्य में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वर्ष 2015 से एक संशोधित प्रारूप के तहत प्रवासी भारतीय दिवस प्रति 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं आपके। पहला है, इस मिशन का प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इससे प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। ये भी सही है। तीसरा है, इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती की संभावना है। ये भी सही है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को हरित हाइड्रोजन और इसकी सहायता उत्पादों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक हब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मिशन को संभावित परिणय जो है 2030 तक रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से ग्रीन हाउस पे पूरा लेक्चर दिया गया है तो उसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन बनता है, जनवरी 2023 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब है ये आपके जयपुर में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जयपुर में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन दिया गया है आपका, जनवरी 2023 में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन 2047 का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है इसका आयोजन जो है भोपाल में किया गया। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, भोपाल में। ठीक है, उद्देश्य की अगर बात करें तो अगले 25 वर्षों के लिए वाटर विजन पर विचार विमर्श करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अन्य तथ्य के बारे में देखते हैं। सम्मेलन के दौरान 2047 के लिए विभिन्न चुनौतियों और लक्ष्यों पर एक पूर्ण सत्र 5 विषयगत सत्र आयोजित किए गए। इस सम्मेलन के सम्मान में सभी राज्यों को वाटर विजन पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार यानी 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? देखते हैं इसके ऑप्शन। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। ठीक है ना, वाराणसी रेलवे कैंट स्टेशन रेलवे को 5 स्टार मिला है। देखते हैं ये स्टाफ की अगर बात करें तो स्टार प्रमाणीकरण वाले अन्य स्टेशन कौन कौन से हैं? इसमें जो आता है, आनंद विहार टर्मिनस रेलवे स्टेशन दिल्ली का है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई का है, वडोदरा रेलवे स्टेशन है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और भोपाल रेलवे स्टेशन है। इन सबको भी 5 स्टार रेटिंग दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहाली में किया गया। किसका? राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं परीक्षण केंद्र का उद्घाटन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसने किया? यह किए आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन स्थल मोहाली पंजाब में किया गया, राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर में। इसके कार्य के रूप में बात करें तो क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रिप्सर कैश सहित विभिन्न जीनोम संपादन विधियों का अनुकूल करना, युवा शोधकर्ता को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना। अन्य महत्वपूर्ण देखें तो इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 2023 पर 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, जनवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जवाब है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है। ऑप्शन सी से होगा, राउरकेला में। इसका उद्घाटन जो है 5 जनवरी 2023 को किया गया। कौन किया? नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ पर किया है? राउरकेला, उड़ीसा में। स्टेडियम का नाम क्या रखा गया? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जो है विशेष फोकस रखिएगा। लागत जो है 261 करोड़ रुपए इसके लागत है। दर्शक क्षमता लगभग 20,000 जो है से अधिक इसमें दर्शक होंगे। और कौन इसका निर्माण कर रहा है?
कर रहा है आपका उड़ीसा औद्योगिक और संरचना विभाग निगम। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो उड़ीसा में 13 जनवरी 2023 से FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया। कुल 44 मैचों में से 20 मैचों का आयोजन इस स्टेडियम में तथा शेष मैचों का आयोजन कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर एक संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजभवन जयपुर में किया। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, कहां पर? राजभवन जयपुर में किया जो है संविधान उद्यान उद्घाटन। देखते हैं, राष्ट्रपति ने राजभवन में मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट कर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।